हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर एक गोलीय अपवर्तन पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। इधर कांच का एक N2 सघन माध्यम है और N1 जो है वो वायु है, विरल माध्यम है। तो अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है। O पर कोई वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है AB दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं, जिनको पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हैं। तो यहाँ जो आपतन कोण I है वो अपवर्तन कोण R से छोटा है। एक रेखा जो है वो OQ सीधे निकल जाती है और दूसरी रेखा जो है OA वो मुड़कर AB दिशा में निकल जाती है और दोनों रेखाएं आगे बढ़ने पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इनको पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से बिंदु I पर मिलेंगी, जो O का एक आभासी प्रतिबिंब होगा। तो किरण OA मुख्य अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है, IA बीटा और CA गामा कोण बनाती है और A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब AM जिसकी ऊंचाई h है। प्रकाशित ध्रुव से वस्तुओं की दूरी u है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। तो हमने त्रिभुज के कक्षा 9 में बहिष्कोण प्रमेय पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के या सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो इसमें एक देख रहे हैं, इसमें जो चित्र में एक त्रिभुज बना है जिसका नाम है ओ सी ए। तो O पर अल्फा कोण बना है, C पर गामा कोण बना है और A पर कोण I है। तो ये कोण गामा जो है ये बहिष्कोण है। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I, या यहाँ से I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही जो किरण OA जो है वो अवतल पृष्ठ की तरफ जा रही है, जिसका अपवर्तन होकर AB दिशा में जाती है और उसको पीछे बढ़ाएं तो I पर मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक जो कोण R है, अगर उसका देखें शीर्षाभिमुख कोण तो पीछे की तरफ भी R होगा, यानी कोण IAC इसका मान भी R ही होगा। तो बाहर वाला अगर इतना भाग हम मिटा दें तो बनेगा फिर एक त्रिभुज जिसका जो अंतः कोण है, अंतः सुदूर अंतः कोण, वो है R और बीटा, और जो बहिष कोण है वो है गामा। तो यहाँ से होगा गामा बराबर बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, या आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब हम आई और आर के इन मानों को का प्रयोग जो है, आई और आर के इन मानों का प्रयोग हम स्नेल के नियम में इसका प्रयोग बाद में कर लेंगे। तो आगे जो है देखिए,
तो सबसे पहले त्रिभुज ओ ए सी का एक बहिष्कोण बहिष्कोण कोण ए सी या गामा है, चाहे ए सी एम भी कह सकते हैं, चाहे गामा लिख लें। एन को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, जो विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, और कांच एक जो है सघन माध्यम होता है। तो इसका प्रयोग करेंगे बहिष्कोण प्रमेय का। अभी जो लिखे थे वही गामा बराबर होगा अल्फा प्लस आई, या यहां से आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। फिर जो है अगला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज आई ए सी में, और इसका भी एक बहिष्कोण गामा है। त्रिभुज आई ए सी का एक बहिष्कोण गामा है। एक बहिष्कोण गामा है। इसलिए गामा इज इक्वल टू, गामा थोड़ा सही से बनाइएगा क्योंकि आर और गामा एक जैसे दिखते हैं। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। अल्फा लिख दिया था, बीटा होगा बीटा प्लस आर, या आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए इसको। अब हम देखेंगे, एक नियम पढ़े थे, स्नेल का नियम। हमने प्रकाश के अपवर्तन में एक स्नेल का नियम पढ़ रखा है, उसका प्रयोग करेंगे। स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर सघन माध्यम का अपवर्तनांक बटा विरल माध्यम का अपवर्तनांक n2 बाई n1, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम जानते हैं कि अगर काफी छोटा कोण हो, थीटा का मान बहुत छोटा हो, तो साइन आई का मान आई होता है, और साइन आई का मान आई, साइन आर का मान केवल आर हो जाता है। हमने पढ़ा है कक्षा 11 में कि यह थीटा टेंस टू जीरो हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोण आई व कोण आर अत्यंत छोटे कोण हैं, इसलिए साइन आई बराबर आई, तथा साइन आर बराबर आर। तो साइन आई बटा साइन आर को केवल आई बटा आर लिख सकते हैं, हो जाएगा आई बटा आर बराबर n2 बाई n1। तिरछा गुणा कर देना, आई n1 बराबर आर n2। अगर हम आई और आर के मान को रख दें ऊपर समीकरण 1 और 2 से, तो बनेगा गामा इंटू अल्फा, गामा माइनस अल्फा इंटू n1 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा माइनस बीटा इंटू n2, गामा माइनस बीटा इंटू n2। तो थोड़ा सा इसमें साइन आई बटा साइन आर को जब हम थी आई और आर को बहुत छोटा मान लेंगे, तो साइन आई को केवल आई और साइन आर को केवल आर लिख सकते हैं। तो आई और आर का जब मान रख देंगे
तो गामा माइनस अल्फा इंटू N1 बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा इंटू N2। अब जो है थोड़ा यहाँ पर स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, तो थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। हम केवल वही लास्ट में जो हमने इक्वेशन बना रखा है गामा माइनस अल्फा इंटू N1 वाला, उसी की आवश्यकता है। उसका हम प्रसार कर लेंगे और लिखेंगे फिर। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा गामा N1 माइनस अल्फा N1 इज इक्वल टू गामा N2 माइनस बीटा N2। तो दोनों गामा को एक साथ कर लेंगे, गामा वाले दोनों पद को एक साथ कर लेंगे और अल्फा N1 को दाहिनी ओर ले जाएंगे। बीटा N2 को बाईं ओर ले आया गया और गामा N1 को दाहिनी ओर ले जाया गया। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल गया। तो अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर समीकरण 1 तो डाला गया था, इसको 3 डाल दीजिए। तो यहाँ एक देखिएगा, यहाँ पर 3 छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं। एक है OMA, एक है IMA और एक है CMA। तो यहाँ से जो OMA है वहाँ से tan अल्फा बराबर हो जाएगा H बाई यू, लंब बटा आधार। यू पूरी लंबाई है O से P तक की, और वो यम जो है लगभग P के बराबर ही माना जाएगा, लगभग P पर ही होता है। ऐसे tan बीटा बराबर H बाई भी और tan गामा बराबर H बाई आर। यहाँ पर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा भ्रम होता है कि यम और पी दोनों दूर दूर हैं, जबकि सभी लंबाइयां हम पी से मानते हैं, फिर भी एन से क्यों मान लेते हैं। तो अगर इसकी वक्रता को कम कर दिया जाए या इसका जो द्वारक होता है उसको छोटा कर दिया जाए तो जो यम होता है वो पी के बहुत समीप चला जाता है। अतः यम को पी पर ही माना जा सकता है। फिर वही कंडीशन बनेगी कि अल्फा बीटा और गामा सभी कोण बहुत छोटे हैं, और यहाँ जो दूरियां हैं वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। फिर वही सिस्टम है कि अल्फा बीटा और गामा जो तीनों कोण हैं वो अत्यंत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो tan अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा और tan गामा जो है वो गामा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, tan गामा इज इक्वल टू गामा। तो अब हम tan अल्फा के स्थान पर अल्फा रख सकते हैं, tan बीटा के स्थान पर बीटा रख सकते हैं, tan गामा के स्थान पर गामा रख सकते हैं। तो tan अल्फा के स्थान पर अल्फा लिख ले, अल्फा बराबर H बाई माइनस यू। tan बीटा बराबर केवल बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर H बाई माइनस भी।
और गामा बराबर हो जाएगा एच बाई माइनस आर। अब इस अल्फा बीटा गामा का जो मान है उसको ले जाएंगे इक्वेशन 3 में रखेंगे। अल्फा बीटा और गामा के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो ये बीटा का मान इंटू n2 माइनस अल्फा का मान इंटू n1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा का मान n2 माइनस n1 इंटू एच बाई माइनस आर। तो दोनों पक्षों में माइनस एच से भाग दे दीजिए। एच और माइनस माइनस सब में माइनस कट जाएगा और एच दोनों पक्षों में कॉमन होकर कट जाएगा। तो बचेगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 माइनस n1 बाई आर। ये जो है हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर n2 बाई n1 हो तो उसको हम सामान्यतः n कह सकते हैं। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 बाई n1 को हम ओनली n मान सकते हैं। तो अगर दोनों पक्षों में हम n1 से भाग दे दें, दोनों पक्षों में n1 से भाग दे दें, तो देखिए क्या बनता है। दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर तो हो जाएगा n2 बाई n1 पूरे का बटा भी n2 बाई n1 पूरे का बटा भी माइनस n1 बाई n1 बाई यू n1 बाई n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1 बाई आर। हम जानते हैं कि n2 बाई n1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है जिसको n से लिखा जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन ये जो सूत्र होगा बनेगा n बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। तो ये तो फार्मूला है जो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो सेम यही प्रक्रिया उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी लागू होती है। तो इसमें कक्षा 12 के सिलेबस में अवतल और उत्तल दोनों गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। तो दोनों का बिल्कुल सूत्र सेम है, केवल थोड़ी सी प्रक्रिया, थोड़ी सी चित्र बदल जाएगा, बस बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अक्सर हल करने को आ जाता है सिद्ध करने के लिए। तो नोट कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर और पढ़ते रहिए। अभी लॉकडाउन की अवधि बहुत दिन तक चलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।